वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल दौन अवस्था में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का रहेगा और 2025 का ये पेपर रहने वाला है। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 80 मार्क्स हैं। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपका ये इंग्लिश का पेपर रहेगा। जिसमें समय मिलता है वो 3 घंटे का आपको समय मिलता है और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए भी मिलते हैं। इंग्लिश में स्टूडेंट ये 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आप जानते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 16 है। ये क्या है, आपके पैसेज या स्टेंजा हैं जिसमें से आप को प्रश्न दिए रहते हैं और आपको उनमें से छानने होते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन ये 26 मार्क्स के हैं। अगर आप अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपकी ये जो 26 मार्क्स हैं ये आ जाएंगे। ठीक है, आपको 26/26 मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप शुरू के जो 15 मिनट हैं उनका अच्छी तरह उपयोग करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो इसमें सेक्शन ABCD करके 4 सेक्शन मिलते हैं। सेक्शन A रीडिंग से संबंधित होता है, ये 15 मार्क्स का होता है। सेक्शन B जो होता है वो राइटिंग से संबंधित, सेक्शन C ग्रामर से संबंधित और सेक्शन D ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे संबंधित होता है। तो ये टोटल 80 मार्क्स के हो गए हैं। ठीक है, और जो इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं ये नोट नंबर 2, सारे जितने क्वेश्चन हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के जो मार्क्स दे रखे हैं उसके ठीक प्रश्न के सामने दे रखे हैं। तो आपको उस प्रश्न के हिसाब से लिखना है, यानी जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें उस हिसाब से लिखना है और 6 नंबर के क्वेश्चन या 7 नंबर के क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन A रीडिंग देख लेते हैं। मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। जो सेक्शन A रीडिंग है इसमें पहला क्वेश्चन है। सेक्शन A में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आप इसको पढ़ लेंगे। ऑफ ऑल द ट्री ऑफ साउथर्न एशिया, यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको पेपर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो आप इसको पहले यहाँ से यहाँ तक अच्छे से पढ़ लीजिए, या आप अपनी कॉपी में जो पेपर सॉल्व की कॉपी है उसमें भी आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर आप इसको यहाँ तक पढ़ लीजिए या नोट कर लीजिए। अच्छे से आप अगर पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम A वाला देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर A देखें, इसका 1 का A देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप अवश्य शेयर करें। मैंने ऐसे ही बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, मैं उस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पेपर सॉल्व या जो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो हैं, मैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उनको अवश्य देखें। हमारा लक्ष्य है कि आपकी 100% प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर A देख लेते हैं। इन व्हाट टू वे इन द बनियान ट्री यूनिक, यानी कौन से 2 मैनर हैं, 2 तरीके हैं जिसमें जो बनियान ट्री है यानी बरगद का पेड़ है वो अनूठा है। ठीक है, आपको उसकी 2 विशेषताएं बतानी है। अगर आपने पैसेज पढ़ लिया होगा तो ये आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें जो आंसर है, द 2 यूनिक फीचर ऑफ बनियान ट्री आर द मैनर ऑफ इट्स ग्रोथ एंड द एरिया ऑफ शेड इट प्रोवाइड फ्रॉम द बर्निंग सन। ठीक है, कि एक ये जिस प्रकार से ये बढ़ता है और जो शेड देता है, ये जो जलता हो यानी गर्मियों में जो तेज़ धूप पड़ती है उससे छाया देता है, तो उस मायने में ये बहुत अनूठा पेड़ है। ठीक है, तो आप इसको भी यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें अपनी पेपर सॉल्व की कॉपी में। सेकंड वाला देख लेते हैं, B वाला। व्हाई इज़ द बनियान ट्री कॉल्ड द स्ट्रैंगलर फिग, इसको स्ट्रैंगलर फिग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि बनियान ट्री नॉन एज द स्ट्रैंगलर फिग बिकॉज ऑफ इट्स द अनयूजुअल मैनर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जो इसकी ग्रोथ होती है तो उसके लिए इसको स्ट्रैंगलर फिग कहते हैं। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका A और B क्वेश्चन हो गया है। अब हम C वाला भी देख लेते हैं। C है, व्हाट आर द 2 वेल नॉन स्पीसीज ऑफ द बनियान ट्री, बनियान ट्री के बरगद के पेड़ की 2 आपको प्रजातियों के बारे में बताना है। तो 2 प्रजाति कौन सी हैं, एक है इंडियन, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये लास्ट लाइनें थी इसकी। ठीक है, जो पैसेज है उसकी लास्ट लाइनें थी ये। तो
एक है इंडियन और दूसरा है चाइनीज़। ठीक है, तो ये दो प्रजाति हैं। जो इंडियन प्रजाति है वो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ट्री है, और जो चाइनीज़ है वो स्मॉलर स्पीशीज है। ठीक है, उसकी जो एरियल रूट हैं वो भी कम आती है, और वो जो इंडियन ट्री है उससे छोटा होता है। तो इसको भी आप यहाँ तक नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका डी देख लेते हैं। द वर्ड थिकेट यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, जो वर्ड थिकेट है उसका इस पैसेज में क्या मतलब है? तो उसका मतलब है, थिकेट माने क्या होता है, बहुत सारी रूट है, मतलब जो बहुत घनी रूट है। तो इसका मतलब ये है थर्ड वाला। इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड वाला है, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज और ट्रीज। तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के सारे हो गए हैं, आपने सबको नोट भी कर लिया होगा और सारे आपको समझ में आ गए होंगे। जो समझ में नहीं आता आप उसके लिए कमेंट में अवश्य पूछें। चलिए बी वाला पैसेज हम देख लेते हैं। बी में भी आपको वैल्यूज़ आर व्यू से यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। मैंने बहुत अच्छे से ये इनको पढ़ लिया, आप भी इनको अच्छे से पढ़ लें और संभव हो तो इनको अपनी कॉपी में, पेपर सॉल्व की कॉपी में नोट भी कर लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी एक तो हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर इसको यहाँ तक आप इसको नोट कर लें, पढ़ लें, और उसके बाद आप पूरा यहाँ तक वैल्यूज़ तक, ह्यूमन वैल्यूज़ तक इसको नोट कर लें। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए ए वाला देख लेते हैं। व्हाट आर द वैल्यूज़, यानी वैल्यूज़ क्या हैं, मूल्य क्या है। वैल्यूज़ मतलब मूल्य, मूल्य क्या हैं। तो वैल्यूज़ रिफर टू दोज द गाइडिंग प्रिंसिपल से, यहाँ से आप और एनवायरनमेंट तक लिख लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ आर द वैल्यू क्लासिफाइड। वैल्यू को कैसे आप क्लासिफाइड करेंगे। तो वैल्यू कैन बी क्लासिफाइड द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, मॉरल, रिलीजियस, कल्चर एंड स्पिरिचुअल तक। आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे तो आपका बी वाला भी कंप्लीट हो गया। ए वाला और बी वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सी देख लेते हैं। सी में आपको क्या करना है, आपके पास ABCD करके 4 दे रखे हैं और आपको उनमें से जो सही वाला होगा वो अपनी कॉपी में उसको नोट करना है। उसको सही वाले को अपनी कॉपी में आपको लिख लेना है। आपको चारों लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सी वाला। सी का फर्स्ट, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। इसमें क्या पूछ रखा है, मतलब पूछ रहा है। मीन्स द सेम एज द ग्रेजुअल डिक्लाइन। द ग्रेजुअल डिक्लाइन का इसमें इसका मतलब है ट्रांसमिशन। तो ए इसका राइट आंसर है। पहले का राइट आंसर है ए, ट्रांसमिशन। द सिनोनिम ऑफ द एम्फसाइज्ड। एम्फसाइज्ड का मतलब क्या होता है, तो इसमें इसका मतलब होता है हाईलाइटेड। तो इसका भी राइट आंसर ए और इसका भी राइट आंसर ए। आप नोट भी करते रहें अपनी कॉपी में। अब हम डी वाला देख लेते हैं। इसमें है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट योर आंसर बुक। आपको इसमें वही है ABCD करके 4 दे रखे हैं। इसमें जो सही वाला है वो आपको आपकी कॉपी में लिखना है। इसमें लिखा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ द अपोजिट ऑफ द इनसिग्निफिकेंट। आपको इसका अपोजिट बताना है। ठीक है, तो इनसिग्निफिकेंट का अपोजिट सिग्निफिकेंट। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउन फ्रॉम द प्रमोट। आपको प्रमोट का नाउन बताना है। ठीक है, तो प्रमोट का जो नाउन होगा वो क्या होगा, सी, प्रमोशन। ठीक है, आप इनको भी नोट कर लें अपनी कॉपी में। लास्ट है इसमें ई वाला, गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। जो आपने अभी पैसेज पढ़ा सेकंड वाला, उसका सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इसका जो सुटेबल टाइटल होगा वो होगा इरोजन ऑफ द वैल्यू एंड द रोल ऑफ एजुकेशन। आप इसको लिखेंगे तो तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने ये भी लिखा सिग्निफिकेंट ऑफ द वैल्यू इन एजुकेशन तो तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। यानी अगर आप इन दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो तब भी आपको मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला इसका राइट होगा। तो ये आपका रीडिंग वाला सेक्शन हो गया है। ठीक है, यानी 15 मार्क्स के आपके कंप्लीट हो गए। अब हम इसका बी वाला देखते हैं, राइटिंग सेक्शन देखते हैं। बी में है, पहले आपको लेटर आते हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें लेटर आते हैं, एक ये वाला और एक इसका अथवा। आप बोल्ड में जब आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हों तो आप या तो इसको करें या तो अथवा को करें। चूँकि इस समय आप सॉल्व करें तो आप दोनों को करेंगे। तो हम पहला वाला देख लेते हैं। यू आर रमन एंड नेहा। आपका नाम रमन या नेहा है, आप अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है। अ रेजिडेंस ऑफ द बक्सी खोला अल्मोड़ा।
और आपका जो पता है बक्सी खोला अल्मोड़ा। अब ये एड्रेस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना होता है, समझ रहे हैं? तो बक्सी खोला अल्मोड़ा एंड करंटली परस्यूइंग यूर स्टडी फ्रॉम देहरादून। और इस समय आप क्या कर रहे हैं? अपनी पढ़ाई देहरादून में पूरी कर रहे हैं। आपका जो पता है, आप जो रहने वाले हैं बक्सी खोला अल्मोड़ा के हैं, लेकिन इस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं देहरादून में। राइट ए लेटर, आपको अब यहाँ पे से ओरिजिनल पत्र शुरू हो रहा है, आपको पत्र लिखना है। राइट ए लेटर द चेयरमैन उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, आपको किसको लिखना पत्र? चेयरमैन को लिखना है। किसके चेयरमैन को? उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, यूटीसी को पत्र लिखना है आपको। रिक्वेस्टिंग, उसमें क्या लिखना? आपको रिक्वेस्ट करनी है हिम टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ स्पेशल बस फ्रॉम देहरादून टू अल्मोड़ा। आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी कि आप क्या करें? एक स्पेशल बस चलाएं। कब चलाएं? दिवाली के समय एक स्पेशल बस चलाएं देहरादून से अल्मोड़ा के लिए। ठीक है, तो आपको प्रश्न समझ में आ गया। जो शुरू के 15 मिनट हैं उसमें प्रश्न ऐसे ही समझने हैं। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं। आप पहले अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट छोड़ रखी है। आप जिस डेट को भी ये पत्र लिखेंगे आप यहाँ पे डेट डाल देंगे, और उसके बाद जिसको आपको पत्र लिखना है उसको यहाँ पे पत्र लिखेंगे। फिर आप सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट में आपको रिक्वेस्ट फॉर द स्पेशल बस सर्विस फ्रॉम देहरादून टू अल्मोड़ा ऑन दिवाली। ठीक है, दिवाली पे आप चाह रहे हैं कि आप एक स्पेशल बस चले, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मेन पत्र शुरू होता है। आप रिक्वेस्टेड सर से लिखेंगे कि आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल। आई एम द रेजिडेंस ऑफ द बक्सी खोला अल्मोड़ाज। आई एम द करंटली परस्यूइंग माई स्टडी इन देहरादून। एज दिवाली अप्रोचिंग आई एम द एजर to return to my hometown to celebrate the festival with my family। ठीक है, कि आप उसमें बताएंगे कि मैं बक्सी खोला का रहने वाला हूँ और इस समय देहरादून में पढ़ाई कर रहा हूँ। दिवाली के समय आने वाली है और मैं दिवाली में घर आने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो त्यौहार है मैं अपनी फैमिली के साथ मनाऊँ। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। उसके बाद जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस जो भी आप रमन या नेहा जो भी हैं आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 6 मार्क्स का है, आपका कंप्लीट हो। बोर्ड में अगर ये वाला नहीं आता है आप तो इसका अथवा वाला कर सकते हैं। आप अगर ये पत्र समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। ठीक है, नहीं तो इसके लिए डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। अगर ये नहीं आता बोर्ड में तो अथवा वाला क्या है इसका? यू आर गणेश एंड गीता। अब इसमें आपका नाम क्या है? गणेश या गीता है। आप कहाँ रह रहे हैं? DAV गर्ल्स हॉस्टल ऋषिकेश में आप रह रहे हैं। ठीक है, आपका जो पता है आप यहाँ रह रहे हैं। यू विश टू गो द फ्रेंड हाउस फॉर दशहरा हॉलीडे। आप दशहरे के हॉलीडे में अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं। ठीक है, राइट अ लेटर टू यूर फादर। आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। टेलिंग हिम अबाउट यूर प्लान। अपने प्लान के बारे में बताइए। और सीक हिज परमिशन, और उनसे परमिशन लीजिए कि आप अपने दोस्त के घर जाएं। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक पत्र लिखना है। किसको पत्र लिखना है? आपको अपने पिताजी को आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो हाँ, अब विजुअल हो रहा होगा। पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे और माय डियर फादर लिखेंगे। ठीक है, उसमें पहले पैराग्राफ में बताएंगे आप थैंक यू वेरी मच फॉर योर चेयरिंग वर्ड्स। आई एम सेफ हियर एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो सेफ दियर। माई स्टडी आर गोइंग वेल। ऑल टीचर्स आर सेटिस्फाई विद माई परफॉर्मेंस। यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से मेन चीज़ बताएंगे, पापा एज यू नो द दशहरा हॉलीडे आर अप्रोचिंग। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख लेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद इसका जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे आप बताएंगे कि आप उनको परमिशन दे दें। ठीक है, आप उनसे परमिशन मांगेंगे और इसमें लास्ट में आप यूर लविंग डॉटर और सन लिखेंगे और यहाँ तक लिख लेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राइट ए पैराग्राफ्स ऑन एनीवन। इसमें आप ध्यान रखें, एनीवन, इसमें आपको 3 मिलते हैं। आपको 3 में से कोई एक करना। ऐसे नहीं कि आपने तीनों कर दिए, सिर्फ एक ही चेक होगा। ठीक है, और कितना करना है? 60 वर्ड में करना है। हालांकि मैंने थोड़ा बड़े लिख लिया है, क्योंकि जब आप इसको समझेंगे, लर्न करेंगे, तो तभी जाके आप थोड़े से इसके जब आप लिखेंगे तब आप इसको 60 वर्ड में ही लिखेंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा बड़े दे रखे हैं, ये 100 वर्ड के आसपास हो रखे हैं। ठीक है, तो लेकिन आप जब वहाँ लिखेंगे तो 60 से 80 वर्ड के आसपास, यानी 6 से 8 लाइन आप लिखेंगे, सफिशिएंट है। ठीक है, तो पहला इसमें 3 है, मैंने तीनों के आंसर दे रखे हैं।
इसमें आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप तीनों को लिखेंगे। ठीक है, पहला इसमें है हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, कि आपकी लाइफ में जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, ठीक है, जो सबसे खुशी वाला दिन था, तो उसके बारे में आप, यह खुशी वाला जो क्षण था उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ से और यहाँ तक नोट कर दें। इसमें आप बताएंगे कि ईच एंड एवरी डे इज़ द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, व्हेन आई वेक अप्स एवरी डे आई थैंक Almighty's, आई हैव बीन द विनिंग वेरियस पेंटिंग कॉन्टेस्ट बोथ द स्टेट लेवल्स एंड नेशनल लेवल्स। आप इसको यहाँ से लिखेंगे और लास्ट में यहाँ तक लिखेंगे, तो आपका ये पहला वाला जो शॉर्ट नोट है वो कंप्लीट होगा। ये आप ध्यान रखें, ये 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, वहाँ अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला इसका कर सकते हैं कि माई नेबर्स। ठीक है, इसमें भी यहाँ से आप लिखेंगे कि अ फ्रेंडली नेबर्स इज़ बोन ऑफ गॉड से लिखेंगे, और ब्लेसिंग इन आवर लाइफ यहाँ तक आप लिखेंगे, तो आपका ये सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया। अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछेंगे। अगर बोर्ड में सेकंड वाला भी नहीं आता है तो आप थर्ड वाला करेंगे, यानी 3 मिलते हैं, आपको 3 में से कोई एक करना है। तो थर्ड वाला है अ बिजी डे, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि January 1st ऑफ द लास्ट ईयर्स वॉज द बिजिएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ठीक है, कि जो 1 जनवरी थी वो आपके जीवन में बहुत बिजिएस्ट था। ठीक है, सबसे व्यस्ततम दिन था। हो सकता है आपके जब आपका बर्थडे हो या दिवाली का ओकेजन आए तो वो आपकी लाइफ में बिजी वाला डे हो, तो कोई भी आपका हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि January 1st वाला, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया, जो कि 4 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी लगभग क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 60 वर्ड में लिखना होता था, यहाँ 80 वर्ड में लिखना होता था। वहाँ सिर्फ आपको टॉपिक मिलता था, यहाँ आपको टॉपिक के साथ हिंट भी मिलती है। ये फिलिंग द ब्लैंक नहीं है, ये क्या है, हिंट है, शुरू में लिखा भी है। आप इस बात का ध्यान रखें। इसमें इन हिंटों का प्रयोग करके आपको एक टॉपिक लिखना है। जो टॉपिक यहाँ पे दे रखा है, हाउ एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ एडेड टू ह्यूमन बीइंग्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये टॉपिक है। इस पे आपको एक 80 वर्ड्स का एक शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा आपका। ठीक है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर इसका आंसर भी आप नोट करेंगे। ठीक है, आप पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ तक लिखेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसमें आप बताएंगे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैज़ बॉट मैनी बेनिफिट्स बट इट इज़ ऑल्सो द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी उसमें हैं जिसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ तक लिखेंगे तो आपका ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम सेक्शन सी देखते हैं, और जो ग्रामर से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपका 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें जो ये 6 वाला है ये हाफ का होता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है ABCD। ठीक है, तो प्रत्येक जो ए वाला है वो आधा नंबर का और 4 मार्क्स का ये आपका 4 क्वेश्चन होते हैं, तो यानी 2 मार्क्स का ये आपका रहेगा। ठीक है, तो पहला वाला देख लेते हैं हम, 6 वाला, द फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट। आपको नॉन फाइनाइट की करेक्ट फॉर्म भरनी होती है, आपको पीछे दी रहती है। जैसे इसमें प्ले, वर्क, प्रिफेयर और फिनिश, तो आपको इसके सही भरना होता है। ठीक है, तो प्ले का इसमें क्या हो जाएगा, प्लेइंग। प्लेइंग आउटसाइड इज द एसेंशियल फॉर किड्स, तो यहाँ पे प्ले का आप क्या लिखेंगे, प्लेइंग कर देंगे। ठीक है, सी इज़ टू ओल्ड, यहाँ पे आपको वर्क का आप टू वर्क कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सी वाला है व्हाट वुड यू लाइक टू प्रिपेयर। प्रिपेयर का क्या हो जाएगा, टू प्रिपेयर हो जाएगा, और फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके लिए कि कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे 2 सेंटेंस दे रखे होते हैं, जैसे सी डिड नॉट लाइक द फूड और सी एट इट। यहाँ पे ये 2 छोटे सेंटेंस दे रखे होते हैं। आपको लास्ट में बता रखा होता है कि इस यट से आपको ये जोड़ना है या ये होम से आपको ये जोड़ना है। ठीक है, तो आप ये जैसे मैंने यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है कि क्वेश्चन था सी डिड नॉट लाइक द फूड सी एट इट, येट से आपको जोड़ना है। तो सी डिड नॉट लाइक फूड येट सी एट इट, तो ये इसका राइट आंसर है।
दूसरा है दिस इज़ द बॉय, एक सेंटेंस ये हो गया, आई गेव हिम अ रुपी, और आपको ये होम से जोड़ना है, समझ गए। तो दिस इज़ द बॉय होम आई गेव अ रुपी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट है। लेकिन कुछ बच्चों ने इसमें हिम भी जोड़ा होगा, अगर होम जुड़ गया तो हिम की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी, लेकिन अगर आपने लिखा तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। स्टूडेंट, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताऊं, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको अवश्य शेयर करें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम बहुत सारे इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं जो आपकी कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं उन सब का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उन वहाँ से भी इस वीडियो के बाद उनको भी आप देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिस पे हम लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी 7 की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी आपको 2 पार्ट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बता रखा होता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। जैसे 7 में आप थोड़ा सा मैं आपको 7 दिखा दूँ। 7 में बता रखा था, यहाँ पे आपको 2 पार्ट दे रखे थे और बता रखा था कि किससे जोड़ना है। यहाँ पे भी आप देखिए कि वेयर हैज़ शी पुट अप हर पर्स, ठीक है। और दूसरा पार्ट है इसका कैन यू टेल मी, ठीक है। यहाँ पे बता रखा था होम से, और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे सिर्फ ये बता रखा है कि आप कैन यू से इस सेंटेंस को शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। वेयर हैज़ शी पुट अप हर पर्स कैन यू टेल मी, ठीक है। कैन यू से आपको शुरू करना है, तो हमने कैन यू से शुरू कर रखा है। टेल मी वेयर शी हैज़ पुट अप हर पर्स, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसका बी वाला देख लेते हैं। इट इज़ द टाइम फॉर एग्जामिनेशन टू स्टार्ट, इट इज़ द टाइम फॉर एग्जामिनेशन टू स्टार्ट, आस्क द टीचर, ठीक है। तो आपको आस्क द से शुरू करना है, तो हमने भी आस्क द से शुरू कर रखा है। आस्क द टीचर इफ़ इट इज़ द टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 8 को भी नोट कर लें, इसके ए और बी पार्ट दोनों को नोट कर लें। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अवश्य कमेंट में पूछें। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको करना होता है फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। यहाँ पे दे रखे होते हैं, इनके आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको भरने होते हैं, ठीक है। और ये 3 मार्क्स का होता है, यानी 1 करेंगे तो आप 1 मार्क्स के ये होगा। तो यहाँ पे सेलिब्रेट का क्या होना था, सेलिब्रेटेड, इनवाइट का इनवाइटेड, और रीच का रीच्ड, ठीक है। तो अगर आप इतना करते तो आपके 3 मार्क्स हो गए थे, ओके। कुछ बच्चों ने यहाँ पे हैज़ लिखा था, ठीक है, नहीं सॉरी हैड लिखा था, वो बता रहे थे कि वो उन्होंने हैड कर रखा है, तो हैड नहीं होना था, यहाँ पे इनवाइटेड ही होना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द सुटेबल मॉडल। आपको इसमें मॉडल भरने थे। यहाँ पे पैसेंजर डॉट 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 क्रॉस द रोड बाय द फुट ब्रिज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मस्ट भरेंगे कि जो पैसेंजर हैं उनको निश्चित रूप से जो फुट ब्रिज है उसी में ही चलना चाहिए। अगर वो रोड में चलेंगे या उनको वहाँ पे से ही क्रॉस करना चाहिए। अगर वो रोड से क्रॉस करेंगे तो हो सकता है गाड़ी उनको ठोक देती है। यहाँ पे आप मस्ट लिखते हैं। दूसरे वाले में यू शुडंट ओपन द लेटर दैट इज़ नॉट एड्रेस टू यू। आपको वो पत्र नहीं खोलने चाहिए जो आपको नहीं लिखे हैं, जो आपके एड्रेस पे नहीं है, आपके लिए नहीं है। तो अगर आपने शुडंट लिखा तो तब भी ठीक है, अगर आपने मस्ट नॉट लिखा तो तब भी ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो आपने शुड नॉट वैसे सही वाला था, आप किसी को राय दे रहे हैं कि आपको नहीं खोलने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़े से आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ना खोलें तो आप यहाँ पे मस्ट नॉट लिखते तो ये भी करेक्ट रहता, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहले पार्ट में आपको रीअरेंज करने होते हैं। यहाँ पे जैसे माही हेल्प डिसाइडेड हिज टू ब्रदर दे रखा है, तो आपको इसको सही सेंटेंस में बदलना है, यानी इसको एक रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा माही डिसाइडेड टू हेल्प हिज ब्रदर, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का है और ए और बी है, 1 और 2 हैं तो 2 मार्क्स के ये हैं,
ठीक है। तो दूसरा वाला है सी हैव अ ड्राइंग बॉय लास्ट ईयर। तो ये इसका आप दोनों नोट कर लेंगे, पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर इसके आंसर को भी नोट करेंगे। जो इसका बी वाला पार्ट होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। आपको ये एक्टिव वॉइस दे रखी होती, इसकी पैसिव वॉइस बनानी होती। तो आप इसको और इसको नोट कर लेंगे। द डॉक्टर आर ऑपरेटिंग द पेशेंट। तो इसके आप लिखेंगे द पेशेंट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर्स। ठीक है। दूसरा है आई विल कंप्लीट दिस वर्क फॉर यू। तो दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड फॉर यू बाय मी। तो इनको भी आप नोट कर लेंगे। तो ये आपके ग्रामर के भी 15 मार्क्स हो गए हैं। अब हम प्रोज वाला सेक्शन देखेंगे। ठीक है, जो सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक से संबंधित, और इसमें पहले प्रोज वाला, इसमें भी 3 खंड होते हैं, एक प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है ये सीन वाले पैसेज होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होते हैं वो क्या होते हैं, वो अनसीन होते हैं, वो आपने कभी भी नहीं पढ़े होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 13 है और 16 है ये आपकी किताब से होते हैं, ये जो टेक्स्ट बुक है उससे होते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इट वॉज द ड्यूरिंग द मील दैट। ठीक है, ये तो पहले ही पार्ट से आ रखा था। जस्ट एज द लंच से लेकर आप यहाँ तक इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर दिखा लेता हूँ। ठीक है, व्हाट डिड द लेंचो प्रेडिक्ट, कि लेंचो ने क्या प्रेडिक्शन किया था। ठीक है, उसने क्या भविष्यवाणी की थी, क्या आशा लगाई थी, उसने क्या भविष्यवाणी की थी। तो लेंचो हैड द प्रेडिक्टेड दैट इट वुड रेन दैट डे एंड इट वॉज द ड्यूरिंग दियर मील्स दैट हिज द प्रेडिक्शंस केम ट्रू। तो आप ये क्वेश्चन लिखो और उसके बाद इसके आंसर को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। बी वाला देख लेते हैं इसका, विथ व्हाट डिड द लेंचो कंपेयर्स द बिग एंड लिटिल ड्रॉप। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपने देख लिया होगा कि उसमें वो क्या कहता है कि जो बिग ड्रॉप है वो 10 सेंट की है। ठीक है, और जो लिटिल वाली है वो 5 सेंट की है। ठीक है, यानी वो 5 पैसे का सिक्का है जो छोटी वाली है, और जो बड़ा वाला है वो 10 पैसे का सिक्का है। तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। अब हम इसका सी और डी वाला भी देख लेते हैं, यानी ये आपको टोटल 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें आपको इन चारों में से कोई जो सही वाला है आपको वो अपनी कॉपी में लिखना है, बोर्ड परीक्षा में लिखना है, और यहाँ पे भी आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व की कॉपी में आप लिखेंगे। तो सी है द फ्रेज ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड इज अ। तो जो ये वाला फ्रेज है ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड इज, ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सी मेटाफर है। ठीक है, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। डी वाला देख लेते हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द प्रिडिक्ट। जो प्रिडिक्ट है इसकी प्रेजेंट फॉर्म क्या है, ये तो ईडी लगा है तो ये तो पास्ट फॉर्म हुई। तो जो इसकी प्रेजेंट फॉर्म है वो है ए, प्रिडिक्ट। ठीक है, ये ए इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। तो सी इसका राइट आंसर, इसका ए राइट आंसर। अगर आपने इतना कर लिया तो 4 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी आपकी किताब से ही आता है और ये भी 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें हाँ, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली द सीन्स नो वन विल बिलीव दैट द 13-year ओल्ड गर्ल। तो ये कहाँ से आ रखा था, ये अनफ्रैंक वाले पार्ट से आ रखा था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑर्डिनरी वाला इसलिए बोल्ड कर रखा है कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें से ही आपको आंसर मिलते हैं। वैसे मैंने शुरू में बताया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 12 और 13 और 16 ये टोटल 26 मार्क्स के हैं। ठीक है, जो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो ये एक प्रकार से ये गिफ्ट वाली मार्क्स हुई। ठीक है, आपको इसमें से 26/26 आनी ही चाहिए आपकी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका ABCD देख लेते हैं। हाउ ओल्ड इज़ अन, बहुत इजी आंसर था, 13-year old। अन कितनी बड़ी है, उनकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र उस समय जब उन्होंने ये पार्ट लिखा तो वो 13 ईयर की थी। हु एल्स इज़ देयर इन अन फैमिली, अन की फैमिली में और कौन कौन थे, तो हर पेरेंट। ठीक है, और उसकी बड़ी बहन थी मार्गेट। ठीक है, और उसकी चाची वगैरह भी थी। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना था। क्वेश्चन नंबर सी है द अन फील्स
दैट शी डज नॉट हैव अ ट्रू, यहाँ पे डॉट 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 दे रखा है, ये फिलिंग द ब्लैंक कर रखा है, तो उसके पास क्या था, अनफील्स शी डजेंट हैव अ ट्रू फ्रेंड, इसलिए तो उसने इसलिए उसने डायरी लिखी। ठीक है, वो पत्र के रूप में डायरी लिखती थी, तो इसलिए उसने डायरी लिखी क्योंकि वो समझती थी कि उसके पास जो एक वास्तविक मित्र नहीं है, ट्रू फ्रेंड्स नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड शब्द लिखते तो आपको 1 मार्क्स आ गया था आपका। ठीक है, इसका डी वाला देख लेते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ द अनयूजुअल। ठीक है, अनयूजुअल का अपोजिट। अब आप देखेंगे कि ये चारों क्या हैं, अनयूजुअल के अपोजिट है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि फ्रॉम द पैसेज, कि आपको पैसेज में से बताना है। तो जो मैंने उधर टिक लगा रखा था, अंडरलाइन कर रखा था, आप वीडियो को पॉज करें फिर से देखें, तो मैंने ऑर्डिनरी पे अंडरलाइन कर रखा था। ठीक है, क्योंकि आपको पैसेज में से ही लिखना है, तो ए इसका राइट आंसर है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने समझ लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 80 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन ये और एक इसका अथवा वाला भी मिलता है। तो आप वहाँ बोर्ड परीक्षा में ये तो इसको करें, ये तो अथवा वाला करें, क्योंकि इसमें आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप दोनों को करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। दे आर beckonings to him the calling shrills. Why did the seagull's father and mother threaten him and the conjure him to fly? यानी कि वे उसे इशारे से बुला रहे थे। ठीक है, वे इशारे से बुला रहे थे, तीखी आवाज़ में उसको पुकार रहे थे, और तो ऐसा क्यों कर रहे थे? वाई डिड द सीगल फादर फादर मदर थ्रेटनिंग, उसको क्यों धमका रहे थे और उसको क्यों उड़ने के लिए राजी कर रहे थे? तो इसका जो आंसर है आप, हाँ अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा, आप यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। ठीक है, कि द यंग सीगल्स वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, कि जो यंग सीगल था वो उड़ने से डर रहा था। ठीक है, इवन उसके जो छोटे भाई बहन थे वो भी उड़ पड़े थे, लेकिन वो इतना साहस नहीं जुटा पाया कि जिससे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर लें। इस बात पे उसके माँ पिताजी ने उसको खूब सारा डांटा, उसको स्कोल्डिंग एंड टाउंटिंग हिम फॉर हिज कोवाइडियंस। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लेंगे। उसके बाद ये बताएंगे कि क्यों वो डांट रहे थे कि जिससे वो उड़े। ठीक है, द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन्स एंड कंजल हिम्स टू फ्लाई बिकॉज दे वांटेड टू इनकरेज हिम्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, उसको बता रहे थे कि भाई अगर नहीं उड़ेगा तो खाएगा क्या। ठीक है, ये सब उसको बता रहे थे, और चिड़िया अगर उड़ेगी नहीं तो उसके लिए और समस्या हो जाएगी। तो आप यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर बोर्ड परीक्षा में आपको ये नहीं आ रहा तो आप इसका अथवा वाला भी कर सकते हैं। इसका जो और वाला है कि व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से और यहाँ तक नोट कर लीजिए, और फिर इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी आप यहाँ तक नोट कर लेंगे, तो आपका ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 5 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये 3 मार्क्स का है। इसमें आप 30 to 40 वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, और ये हमेशा द प्रपोजल वाले पार्ट से ही आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के आप सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लें, उनको इस पार्ट को इंपॉर्टेंट करके आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, एक ही वाला एक अथवा वाला, और दोनों प्रपोजल से ही आते हैं। तो हम पहला वाला देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द लोमोब एंड नतालिया व्हेन दे मेट द फर्स्ट टाइम? हाउ डज द लोमोब प्रूव हिज पॉइंट? यानी लोमोब और नतालिया पहली मुलाकात में उनके बीच विवाद का क्या मुद्दा था, किस बात से किन बिंदुओं पे उसका विवाद हो गया था, और लोमोब ने अपनी बात को कैसे साबित किया। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले मैं थोड़ा, हाँ अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा, आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें आप बताएंगे कि द प्रपोजल इज़ अबाउट द 2 लैंड ऑनर्स चुबुकोब एंड लोमोब्स। लोमोब कम टू चुबुकोब हाउस टू प्रपोज द मैरिज to daughter Natalia and up in the silly argument with the father and daughter। यहाँ से यहाँ तक आप नोट करेंगे तो आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बोर्ड में आपको ये नहीं आता तो आप इसका अथवा वाला कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है, द प्रपोजल इज़ द ग्रेट कॉमेडी हाउ, कि जो प्रपोजल है एक बहुत बड़ी कॉमेडी है। ठीक है, एक सुखांत है तो कैसा है ये एक हास्य नाटक है तो कैसे।
ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे द प्रपोजल इज़ द फनी प्ले, इट इज़ द ऑल फन फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड, द करेक्टर बिहेव्स इज़ अ फार्सिकल मैनर। आप यहाँ से यहाँ तक इसको नोट करिए और जो इसका रिमेनिंग पार्ट है उसको भी आप नोट करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलिए पोएट्री वाला सेक्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपके पास एक स्टेंजा होता है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स के होते हैं। ये छानने वाला होता है, इसमें भी आपके पास क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको आंसर लिखने होते हैं। मैं पहले ही बता चुका था आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 12, 13 और 16 ये आपके ये चारों पैसेज और 16 वाला स्टेंजा होता है। ठीक है, इसमें भी आपको 2 पार्ट मिलते हैं इसके, एक ये और एक इसका अथवा वाला। बोल्ड में या तो आप इसको करें या तो इसके अथवा वाले को आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पेपर सॉल्व करें तो दोनों को आप करेंगे। ठीक है, तो हम पहला वाला पार्ट देख लेते हैं। द वे अक्रोज द सूक डाउन ऑन मीज द डस्ट ऑफ स्नोज फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो ये आप इन 4 को अच्छे से आप पढ़ लेंगे। फिर पहला क्वेश्चन है द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो, पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो 1 मार्क्स का ये हो गया आपका। अब इसका बी और सी भी देख लेते हैं। व्हाट डिड द क्रो डू, कि क्रो ने क्या किया, कौवे ने क्या किया। द क्रो सुक सम स्नो ऑन द पोएट्स हेड। क्रो ने क्या किया, कुछ पोएट के हेड में कुछ बर्फ़ की धूल डाल दी थी। जब वो हेमलॉक ट्री के अंडर द हेमलॉक ट्री बैठा के थे तो वो ट्री में बैठा, हेमलॉक के ट्री में बैठा, जिससे कुछ बर्फ़ की धूल पोएट के ऊपर गिर गई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गई। सी वाला देख लेते हैं। वेयर डू यू थिंक्स द पोएट वॉज देन। जब बर्फ़ गिरी तो पोएट कहाँ था, तो पोएट था अंडर द हेमलॉक ट्री। तो आप ए बी सी तीनों को आप नोट कर लेंगे तो ये 3 मार्क्स का हो गया। अगर बोल्ड में ये नहीं आता तो आप इसका अथवा वाला करेंगे। इसका अथवा वाला, हाँ अब आपको विजुअल हो रहा होगा। ये 4 लाइनें हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु इज़ ही इन द पोएम। इस पोएम में ही कौन है, यहाँ पे ही लिखा तो ये ही कौन है, तो ही रिफर टू द टाइगर। हाउ डज ही वॉक, ये कैसे वॉक करता था, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे तो ये आपका 1 मार्क्स का हो गया। इसके बी और सी भी हम देख लेते हैं। अब आपको विजुअल हो रहे होंगे। वेयर इज़ द ही इन द पोएम या इन गिवन द लाइन। इस लाइन में जो 4 लाइन दे रखी थी इसमें ही कहाँ था, तो ही इज़ इन द केज। टाइगर कहाँ था, केज में था। और लास्ट है सी वाला, नेम द पोएम एंड द पोएट। ठीक है, तो आपने देखा दोनों में आपको पोएम और पोएट का नाम आया। तो आपको जितनी भी पोएम हैं, जितने भी पोएट हैं, सबके नाम आपको याद कर लेने। ठीक है, तो ये आप 1 मार्क्स आपके लिए बना लेते हैं। आप समझ गए। अगर आप सभी पोएमों के नाम और सभी पोएटों के नाम याद कर लेते हैं तो 1 मार्क्स आपकी कन्फर्म हो गई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये भी पोएम से ही संबंधित है। इसमें 3 क्वेश्चन मिलते हैं आपको और उनमें से आपको 2 करने होते हैं। प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो पहला वाला देख लेते हैं। डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉक्स लाइक अ कैट। फाइंड द 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज़ लाइक अ कैट। ठीक है, तो आपको आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछ रहे हैं कि व्हाट डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज़ लाइक अ कैट। तो यस, द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज़ लाइक अ कैट। ठीक है, और उसके बाद आपको 3 बताने हैं कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बी और सी के पार्ट भी आप देख लें। बी वाला है व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव आउट ऑफ, कि जब जो ट्री हैं वो घर से बाहर निकल लेते तो तब क्या घटित हो रहा था। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। सी वाला भी देख लें आप। व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ सी वर द मरमेड, कि अमांडा क्या सोच रही है अगर वो मरमेड होती तो क्या होता। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे तो आपका ये पोएट वाला सेक्शन भी पूरा हो गया। ठीक है, 16 क्वेश्चन नंबर 16 3 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 17 4 मार्क्स का, यानी पोएम से आपके पास 7 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपने पोएम वाला सेक्शन भी देख लिया। अब सप्लीमेंट्री रीडर वाला देख लेते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली जो किताब है उसमें से आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इस प्रश्न पत्र में, जो प्रश्न पत्र हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 18, ये 7 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसलिए ये 100 वर्ड्स में आपको लिखना है।
तो पहला क्वेश्चन है इसमें, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ भोली। आपको भोली का करेक्टर स्केच लिखना है। ठीक है, तो मैं थोड़े से एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। दो हर नेम व सुलेखा, सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड द निकनेम्स हर भोली द सिंपलटन। यहाँ से इसको लिखेंगे और लास्ट में डिग्निटी तक आप लिखेंगे तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। 7 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर बोर्ड में ये नहीं आता तो आप इसका अथवा वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, इस समय आप दोनों करेंगे। इसका अथवा वाला है, व्हाट गेसेस डू द थिंक टैंक्स एंड नूडल्स मेक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। तो ये अंतिम वाला पार्ट है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसको भी नोट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 30 और 40 वर्ड्स। आपको 4 या 5 लाइन, मैक्स 4 या 5 लाइन में आपको ये क्वेश्चन कर लेने चाहिए। ठीक है, व्हाट डिड द मिसेज लॉजियल्स डू द फाइंड लॉस द डायमंड नेकलेस। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लें। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वहाँ बोल्ड में ये नहीं आ रहा तो आप अथवा वाला करें। डिस्क्राइब द लेडी होम द हॉरेस डैनबी मीट द व्हाइल कमिटिंग अ थेफ्ट। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख दें कि हॉरेस मेट द लेडी एट द हाउस वेयर ही वेंट फॉर थेफ्ट। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये तो भी काफ़ी बड़ा लिख दिया मैंने, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रश्न आपको कई बार क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है। ठीक है, यानी 7 मार्क्स में ही पूछा गया है, इसलिए थोड़ी सी साइज़ बड़ी कर रखें जिससे कि आपका 20 में भी ये काम आ जाए और ये 18 में भी काम आ जाए। ठीक है, अगर आप इतना बड़ा याद कर लेते हैं या लिख लेते हैं तो छोटा करना आसान है। ठीक है, हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। डिस्क्राइब द ग्रीफन एज अ लॉलेस पर्सन बट अ ग्रेट साइंटिस्ट। ये तो भी ग्रीफन क्या था, एक स्वेच्छाचारी व्यक्ति था लेकिन एक महान साइंटिस्ट भी था। तो आपको दोनों बताने इसमें। आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड द रेड मेडिसिन दैट मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट एंड इनविजिबल। आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद बताएंगे आप ग्रिफिन एज अ लॉलेस पर्सन, कि ग्रिफिन लॉलेस पर्सन क्यों था, और फिर बताएंगे ग्रिफिन एज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, तो हाँ, अब आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। पहले आप यहाँ से यहाँ तक नोट करें और फिर इसका कंक्लूजन भी आप नोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 के लिए भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए हम इसका अथवा वाला पार्ट भी देख लेते हैं और आज के वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। ठीक है, व्हाट मेड द ऑथर डिलाइटेड टू कीप द ट्रिकी एट द सर्जरी। जो ऑथर थे वो इस बात से प्रसन्न क्यों थे कि ट्रिकी को क्या करें, वो परमानेंट मेंबर के रूप में सर्जरी में ही रखते हैं। तो आप इस प्रश्न को यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपने सारे प्रश्न नोट कर लिए होंगे। सारे जो 20 क्वेश्चन और उनके अथवा वाले क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिए होंगे। सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप अवश्य कमेंट में अवश्य बताएं। स्टूडेंट, आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन आपने नोट कर लिए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अच्छे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में 100% मार्क्स प्राप्त करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।